असेंबली इजलास के पहले दिन ही काफी हंगामा आराई। 370 से मुतालिक वहीद पर्रा की करारदाद पर अपोजिशन बरहम। पर्रा ने कहा सब तक पहुंचनी चाहिए कश्मीरियों की आवाज। उमर अब्दुल्ला ने कहा करारदाद का कोई मतलब नहीं, सिर्फ कैमरे के लिए किया गया इक़दाम। महबूबा मुफ्ती ने कहा वहीद पर्रा पर है फख्र। इल्तिजा मुफ्ती ने की पीडीपी के 3 अरकान की सताइश। कहा वो किया जो एनसी ने भारी अक्सरियत के बावजूद नहीं किया। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी की तायीद। लोगों ने इस बार किया अलहदगी पसंदों की आवाजों को मुस्तरद। असेंबली इजलास से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का खिताब। कहा रियासत की बहाली से मुतालिक करारदाद की भरपूर हिमायत की जाएगी। मुस्तहिकीन को 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने के लिए पुरअज़्म। कानून साज असेंबली के पहले रोज अब्दुल रहीम राथर स्पीकर मुंतखब। मेंबरान ने की गैर जानिबदाराना किरदार अदा करने की उम्मीद। राथर ने दिया सब पर कवायद और जवाबत की पाबंदी करने पर जोर। कहा इन्हें कोई नहीं कर सकता डिक्टेट, पूरे ऐवान के हैं स्पीकर। अवाम के खिलाफ किसी भी इक़दाम की मुखालफत करेंगे बीजेपी अरकान असेंबली। पार्टी के नौमुंतखब सदर सत शर्मा का बयान। कहा मजबूत आवाज के साथ उठाएंगे असेंबली में अवाम के अहम मसाइल। शिवसेना ठाकरे ग्रुप का जम्मू में एहतजाज। जम्मू को जम्मू कश्मीर का मुस्तकिल दारहुकूमत बनाने का किया मुतालबा। कहा जम्मू खित्ते को मुतवातिर हुकूमतों ने हमेशा किया है नजरअंदाज। नवरात्र के बाद भी माता वैष्णो देवी के दरबार में कसीर तादाद में श्रद्धालु की आमद। खुशगवार मौसम के दरमियान मुल्क के कोने कोने से पहुंच रहे हैं यात्री। दहशतगर्दी के हालिया वाकयात के बावजूद श्रद्धालुओं में जोश बरकरार। पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। असेंबली इजलास के पहले दिन ही काफी हंगामा आराई हुई। पीडीपी के रुकन असेंबली वहीदुर रहमान पर्रा ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत और दफा 370 को मनसूख करने के खिलाफ करारदाद पेश की। इसकी बीजेपी अरकान ने मुखालफत की। बाद में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इन्हें मालूम था कि इसकी तैयारी एक रुकन की तरफ से की जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 को किए गए फैसले को मंजूर नहीं करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐवान किस तरह इस पर बहस करेगा, इसका फैसला कोई एक रुकन नहीं करेगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज जो करारदाद लाई गई है उसकी कोई अहमियत नहीं है, बल्कि यह सिर्फ कैमरे के लिए है। अगर इसके पीछे कोई मकसद होता तो वो इनसे पहले इस पर बात कर लेते। पर्रा ने स्पीकर से अपील की थी कि आर्टिकल 370 की बहाली के लिए करारदाद पर गौर किया जाए। अपोजिशन का कहना है कि पर्रा ने कवायद की खिलाफ वर्जी की है। स्पीकर ने कहा कि नए एमएलए को कवायद सीखने चाहिए। पर्रा का हवाला देते हुए स्पीकर ने कहा कि कुछ एमएलएज ने इजलास के पहले ही दिन अपनी ज़हानत का सबूत दे दिया है। ये असेंबली जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को रिफ्लेक्ट करती है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पर अपना मोहर नहीं लगाया। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हम इस तरफ बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। हाउस इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, इस पर किस तरह बातचीत होगी, इसको किस तरह रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, ये एक सिंगल ऑनरेबल मेंबर तय नहीं करेगा। आगे जाके जब प्राइवेट मेंबर बिजनेस का सिलसिला शुरू होगा मेन सेशन में, तब इंडिविजुअल ऑनरेबल मेंबर्स जो लाना चाहे वो लाएं। लेकिन फिलहाल इस सेशन में हाउस की तरफ से क्या बात होगी, क्या रेजोल्यूशन लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस तय करेगी आपकी इजाजत के साथ। तो जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई मतलब अहमियत नहीं है। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता तो शायद ये लोग हमारे से मशवरा करके तय करते कि हाउस की तरफ से क्या बात आ रही है। हमारी रेजोल्यूशन का गारंटी आज असेंबली में ये नहीं था कि हम पॉलिटिक्स करें या किसी चीज पे बात करें या अपोजिशन करें। ये रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर के पहले लीडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की लेगेसी की बात करता है और जम्मू के महाराजा
जो जम्मू के हिंदू महाराजा थे, उनकी आइडिया जो उनकी क्रिएटेड स्टेट है उसकी रेस्टोरेशन की बात करता है। मुझे नहीं लगता जो भी हाउस में अंदर जितने भी लोग थे किसी को भी अपोज करना चाहिए। वी आर सीकिंग रेस्टोरेशन of Article 370 in its original spirit, in its pristine spirit, and restoration of special status of Jammu and Kashmir. That अब कुछ लोगों को बुरा लगा हो, बट हमारी अभी भी गुजारिश है कि सियासत से के बिना इस रेजोल्यूशन को यूनानिमसली सपोर्ट मिलना चाहिए, ताकि कश्मीर के आवाम के जज्बात जो है उनकी नुमाइंदगी हो और उन्हें लगे कि हमारे वोट ज़ाया नहीं हुए। इस रेजोल्यूशन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट भी मांगते हैं। अब रही बात जो उमर साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने हमसे बात नहीं की, वो वजह यह है कि जब इन्होंने पहला रेजोल्यूशन कैबिनेट में लाया वो इन्होंने स्टेटहुड पे लाया, इन्होंने 370 पे नहीं लाया और उस वक्त भी इन्होंने बात नहीं की। और जब वे पहली बार चीफ मिनिस्टर बन के दिल्ली चले गए तो दे शुड हैव कंसल्टेड एवरीवन, दे शुड हैव होल्ड ऑल पार्टी मीटिंग एंड कंसल्टेड ऑल लीडर्स ऑफ जम्मू कश्मीर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडियोलॉजी एंड रीजन्स, और बताना चाहिए कि हमें दिल्ली लेके कौन सा पैगाम जाना है, क्योंकि 5 साल के बाद ये असेंबली बनी है, लोगों के इतने जज्बात एसोसिएटेड है। और दूसरा इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया कि कैमरा के लिए है, 370 की जो बर्बादी हुई, जो स्टेट की तबाही हुई, वो सरेआम हुई, वो जंगल में नहीं हुई, वो कैमरा पे खुल के हुई। 5 अगस्त को जिस जम्मू कश्मीर के साथ हुआ वो पार्लियामेंट के हाउस से हुआ एंड इट वाज वेल रिकॉर्डेड। Whatever happens on 5th August cannot be a secret. It's not a state secret. We should fight for restoration of Article 370 and special status of Jammu and Kashmir in open press, open media, streets पे, सड़कों पे, assembly में, open camera में. Yes, this is an exercise also to address media because it's very important so that the people of Jammu Kashmir know and the people in the mainland country know कि कश्मीर के लोगों ने जो फैसला लिया इस मुल्क के साथ चलने का, इलाहाक के साथ चलने का, we are with that move, but at the same time we want our dignity, our identity, our interests, our state to be protected and our rights to be secured by the Constitution of India. और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आर्टिकल 370 से मुतालिक असेंबली में करारदाद पेश करने और खुसूसी हैसियत की बहाली के अज़्म पर इन्हें वहीद पर्रा पर फख्र है। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने लिखा है कि असेंबली में खुसूसी हैसियत की बहाली का मुतालबा करते हुए 3 पीडीपी अरकान ने वो कर दिया जो एनसी ने 50 एमएलएज और भारी अक्सरियत होने के बावजूद नहीं किया। इल्तिजा मुफ्ती ने लिखा है कि अगरचे एनसी बयानिए को रियासत की तरफ मुंतकिल करने की शिद्दत से कोशिश कर रही है, मगर पीडीपी आर्टिकल 270 और मसले कश्मीर के हल के लिए लड़ेगी। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद मुज़फ्फर शाह ने पर्रा के इक़दाम की तायीद की और कहा कि हुक्मरान जमात को यह करना चाहिए था। साबिक मेयर जुनैद बत्तू ने कहा कि फिलहाल ऐसा ही लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 2 ऑप्शंस हैं, अगर उनका असल मतलब वही था जो इंतखाबात के दौरान वादा किया गया था, एक पीडीपी अरकान की तरफ से लाए गए करारदाद की हिमायत करना या जम्मू कश्मीर के लिए 1953 से पहले की हैसियत का मुतालबा करने वाली एक बेहतर मजबूत करारदाद लाएं। पर्रा की करारदाद पर बाज एमएलए ने कहा है कि ये पीडीपी और बीजेपी की जानिब से जारी इजलास को सबोताज करने की एक साजिश है। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस करारदाद का मकसद असेंबली की कार्रवाई को मुतासिर करना है और यह कि अवामी मसाइल के हल की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। बीजेपी के मेंबर ने ऑब्जेक्शन उठाया और शोर गुल्ला किया कि क्यों इसको नहीं हम बोलने देंगे, तो इस पर हम उठे कि ये मेंबर असेंबली बना है, इसको बोलने का हक है, कश्मीर से ताल्लुक़ रखता है, इसको क्यों जब आप बोलेंगे तो आपका भी हक है, हर किसी मेंबर असेंबली का हक बोलने का है। कोई हमें अच्छा लगे ना लगे नहीं, उसको बोलने का हक है। तो इसलिए हमने प्रोटेस्ट किया कि ये अगर स्पीकर साहब ने उसको अलाउ किया है, उसे बोलने का ले, तो उसको बोलने का मौका मिलना ही चाहिए। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा मेरे पास ये लिफाफा है, मैं स्पीकर तक पहुंचाना चाहूँगा। उसने रेजोल्यूशन की बात नहीं की, उसने कहा मेरे पास ये पेपर्स है, लिफाफा है, मैं स्पीकर साहब को पहुँचाना चाहता हूँ। बाद में उन्होंने कहा ना अपनी स्पीच में, अपने एड्रेस में, कि जो आर्टिकल 370 है वो चाहते हैं कि उसको रेस्टोर किया जाए। नहीं, वो अब उस सियासत नहीं पड़ेगी उसने क्या बोला। हमें जो प्रैक्टिकलिटी है, कल को सेशन शुरू हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर भी शायद रेजोल्यूशन ला रही है, वो अगर लाएंगे तो उसी को हम सपोर्ट करेंगे, ताकि अच्छे माहौल से, अच्छे तरीके से जो मेन मुद्दे जम्मू कश्मीर के हैं, रेजोल्यूशन ऑफ स्टेट और आर्टिकल 370, तो वही ठीक रहेगा कि रेजोल्यूशन कोई पास लाएगा, उसमें मेजॉरिटी आएगी, वोट होगा, तो तभी तो ये लीगली अच्छा रहता है। देखिए, आज फर्स्ट डे था, बहुत देर के बाद जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उसका पहला दिन, और पहले दिन के बिजनेस में
ऑनरेबल स्पीकर का इलेक्शन था और लेफ्टिनेंट गवर्नर का एड्रेस था। बड़ी बदकिस्मती है, कुछ हमारे साथी पहली बार चुन के आए हैं और वैसे भी पीडीपी की विचारधारा में ही जहर है, वो जहर उगलते हैं। आज उन्होंने जिस प्रकार का पहले दिन जो रेजोल्यूशन मूव करने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। वैसे तो इस असेंबली में इस रेजोल्यूशन का कोई औचित्य नहीं, लेकिन ये जो कोशिश कर रहे हैं सिर्फ फोटो सेशन के लिए और कश्मीर को दोबारा से गुमराह करने के लिए, उन मंसूबों को भारतीय जनता पार्टी के 28 जो MLAs हैं वो कामयाब नहीं होने देंगे। और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वालों के साथ इनका फिक्स एजेंडा है कि इनको प्रवोक करते वो वहाँ से उठ जाते हैं, वो वहाँ से उठ जाते हैं, ये खामोश हो जाते हैं, वो प्रवोक करते ये उठ जाते हैं। तो इनकी मिली भगत है कि इनके पुराने दोस्त हैं, पहले भी इनकी आपस में सरकार रही है। तो ऐसा ही लग रहा था कि इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है, जो कि यहाँ के लोगों को ने जो मैंडेट दिया है उनकी मुश्किलात दूर करने के लिए उसमें बाधा डालता है। अच्छी बात है। ये जो पीडीपी का एक अटेम्प्ट रहा है, पहले दिन से ये एजेंडा चुराने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वाकई इनमें सिंसियरिटी होती तो 2014 में ये इनके साथ मिलकर सरकार नहीं बनाते और हमारा ये बुरा हाल नहीं करते। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने असेंबली सेशन के पहले रोज अपने खिताब में कहा कि वोटरों का ज्यादा टर्नआउट इंतखाबात की सबसे बावकार कामयाबी है। लोगों ने बड़ी तादाद में इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और आवाम ने इस बार अलहदगी पसंदों की आवाजों को नहीं सुना। ये एक बड़ी कामयाबी की बात है और ये ऐवान लोगों की आवाज की नुमाइंदगी करता है। मनोज सिन्हा ने कहा कि वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए कई बार अपने उज़्म का इजहार किया है। इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से पास की गई करारदाद की भरपूर हिमायत की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों को बाख्तियार बनाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। मनोज सिन्हा ने कहा कि हुकूमत सरहदी इलाकों को जोड़ने और अहले मुस्तहिकीन को 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। रोजगार के मौके पैदा करने के लिए 4000 करोड़ रुपए के तहत JK सनअती पॉलिसी को फ़ाल बनाया जाएगा। ज़राई प्रोग्रामों के जरिए 3 लाख मुलाजमीन और मजीद पैदा करेंगे। हुकूमत माहौलियात और मईशत समेत पॉलिसियों पर काम करेगी और वसाइल की हिफाजत के लिए बुनियादी ढांचे की तरक्की और पायदार तरक्की के लिए पुरअज़्म है। First, since the abrogation of Article 370 in August 2019 and the reorganization of Jammu and Kashmir into a union territory are a critical milestone in restoring democratic governance after a period of political uncertainty. It is a testament to the enduring spirit of democracy, the strength of our institutions, and the faith that the people of this region have in their democratic representation through this assembly. Our people now look up to the government with many hopes and expectations. My government is fully geared up to realize these hopes and fulfill these expectations. The aspiration for a return to the statehood remains strong. Honorable Prime Minister on several occasions has already expressed his commitment to restoring statehood, which has been a source of rekindled hope and reassurance for the people, to enhance the livelihood of local people through ecotourism. All the vacancies in the government sector will be identified and filled up on fast-track basis. My government is committed to expedite the process of compassionate appointments as well. My government is well aware that entrepreneurship landscape in J&K is diverse with 94% micro-enterprises which are facing challenges at various levels to be competitive. My government aims to revitalize this sector for creating employment opportunities for the youth through proper policy interventions and business support system up to the grassroots level. My government is committed to provide 200 units of free electricity to deserving households for which modalities are being worked out. और इससे कबल आज से जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास श्रीनगर में शुरू हो गया। अरकान असम्बली सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान असम्बली पहुंचे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल रहीम राथर को असम्बली का स्पीकर मुंतखब किया गया। वजीर आला ने कहा कि राथर सरकर्दा एक सियासी रहनुमा है जिन्होंने सियासत के मैदान में बहुत ज़्यादा
हिस्सा डाला है। और अब्दुल्ला ने कहा कि इन्हें यकीन है कि बहैसियत स्पीकर वो गैर जानिबदाराना किरदार अदा करेंगे। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने कहा कि तमाम कानून साजों को ऐवान के स्पीकर से अच्छी उम्मीद है। शर्मा ने कहा कि उम्मीद है कि स्पीकर हुक्मरान और अपोजिशन दोनों जमातों की आवाज़ों को मद्देनजर रखते हुए गैर जानिबदाराना किरदार अदा करेंगे। कांग्रेस के जी मीर ने कहा कि MLAs के कंधों पर बड़ा दबाव और बोझ है क्योंकि ये ऐवान एक तवील वक्फे के बाद मिला है। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि ऐवान को तकनीकी तौर पर अब अपग्रेड किया जाना चाहिए और नए सेशन मुतारिफ कराए जाने चाहिए क्योंकि ऐवान में नए कानून साज भी हैं। और साथ ही राठौर ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि कानून साज मुकर्रर करदा कवायद और ज़वाबित की पाबंदी करेंगे। उन्होंने कहा कि 51 कानून साज नए हैं और इनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो रूल्स का जायजा लें। स्पीकर ने कहा कि इन्हें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता क्योंकि वो ऐवान के स्पीकर बनेंगे, किसी सियासी पार्टी के नहीं। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने मीर वाइस उमर फारूक के घर जाकर उनके साथ ताज़ियत का इजहार किया। पाकिस्तान में रिहाइश पजीर मीर वाइस के चचा के इंतकाल पर उन्होंने इक़दाम किया है। वाइस के एक पोस्ट के मुताबिक इन्हें आज उनके घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुफ्ती सईद की हमेशा ये ख्वाहिश रही कि पाकिस्तान के साथ रास्ते खुलने चाहिए। उन्होंने श्रीनगर में होने वाले दहशतगर्दाना हमले की मज़म्मत की। वहीद पर्रा के बारे में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हंगामा है क्यों बरपा, चोरी तो नहीं की है। मौलवी अहमद शाह साहब उनकी वफात हो गई और ये बहुत ही अफसोस की बात है। जलावतनी में यहाँ उनका जनाजा गायब। मैं उमर साहब शिरकत करना चाहते थे, मीर वाइस उमर साहब, और उनको रोका गया और ये बहुत अफसोस है। मुझे समझ नहीं आती ये सरकार ऐसे इक़दाम क्यों करते हैं जिससे जम्मू कश्मीर को लोगों को ये एहसास दिलाती है कि वो एक जमहूरी मुल्क का हिस्सा नहीं बल्कि शायद किसी गुलामी के तहत यहाँ रह रहे हैं वो। तो इसमें मुफ्ती साहब का एक विजन था कि भाई ये जो आर पार रास्ते खुलने चाहिए, दीवारें हटनी चाहिए, वहां से लोग यहाँ आने चाहिए, यहाँ के वहां आने चाहिए, ताकि मसले कश्मीर का एक बाइज्जत हल निकले, ताकि इस किस्म के जो मामलात होते हैं कि वहाँ कोई कश्मीरी जो यहाँ से जलाए वतन किया गया इनको उस वक्त मुफ्ती यूसुफ शाह साहब और उनके पूरे खानदान को, तो आज उनकी वहाँ वफात हुई तो यहाँ आप जनाजे गायबाना जनाजा भी आपने अदा नहीं करने दिया। तो ये बताता है जम्मू कश्मीर की क्या स्टोरी है, क्या हिस्ट्री है। मसले कश्मीर को हल किए बगैर, इन जख्मों के पे मरहम लगाने के बगैर मरकजी सरकार के पास और कोई चारा नहीं है। आज पीडीपी की तरफ से आर्टिकल 370 पे रेजोल्यूशन लाया गया तो काफी हंगामा हुआ, क्या कहेंगे इसके? हम तो यही कहेंगे हंगामा क्यों है, दर पर चोरी तो नहीं की हमने, और क्या कह सकते हैं। कल संडे मार्केट पे सिविलियंस पर ग्रेनेड अटैक हुआ, उसको हम कंडेम करते हैं। क्यों जहाँ पर बेगुनाह लोगों की इस तरह से उन पे हमला किया जाए, उनको जख्मी किया जाए, तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के नवमुंतखब सदर सत शर्मा ने जम्मू में पार्टी के हेडक्वार्टर में अपनी जिम्मेदारी संभाली। साबिक सदर रविंदर रैना और बीजेपी के दीगर सीनियर रहनुमाओं ने सत शर्मा का इस्तकबाल किया। सत शर्मा ने कहा कि उनकी पहली तरजीह जम्मू कश्मीर के खित्ते में पार्टी को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि पार्टी के मुंतखब अरकान असम्बली हुकूमत की ऐसी किसी भी हरकत की मुखालफत करेंगे जो अवाम के खिलाफ होगी और वो असम्बली में अवाम के तमाम अहम मसाइल को जोरदार आवाज के साथ उठाएंगे। रैना ने कहा कि वो यकीन रखते हैं कि सत शर्मा पार्टी को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्य है लोगों की सेवा करना, आम जनता की सेवा करना। उसी के लिए पार्टी जो है वो दृढ़ संकल्प है। मैं रविंदर रैना जी के कार्यकाल की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, जो कार्यकाल उनके माध्यम से हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है तो पूरी टीम में मुख्यतः रूप से हमारे अध्यक्ष के तौर पर रविंदर रैना जी थे। उनके लिए मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं। उनका मार्गदर्शन, उनका प्यार मुझे अध्यक्ष के नाते मिलता रहे। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर में नवनियुक्त नए अध्यक्ष श्रीमान सत शर्मा साहब को मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। श्रीमान सत शर्मा साहब एक मजे हुए राजनेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। इससे पहले भी वो अध्यक्ष के नाते जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं और पूर्ण विश्वास के साथ कि एक परिवार के रूप में, एक टीम के रूप में
भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर में आज से श्रीमान सत शर्मा साहब के नेतृत्व में हम सब मिलकर कार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जम्मू के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी इसका विस्तार और तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए हम निरंतर सक्रियता से काम करेंगे। और जम्मू को जम्मू कश्मीर का मुस्तकिल दारुल हुकूमत बनाने का मुतालबा करते हुए शिवसेना ठाकरे ग्रुप के कुछ कारकुनों ने जम्मू में एहतजाज किया। नारे लगाते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि जम्मू खित्ते को मुतवातिर हुकूमतों ने हमेशा नजरअंदाज किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि जम्मू के मौसमी हालात भी पूरे साल के लिए मौजू हैं और इसलिए इन्होंने हुकूमत से जम्मू को मुस्तकिल दारुल हुकूमत बनाने की अपील की है। शिवसेना ठाकरे की तरफ से जम्मू को स्थायी कैपिटल बनाने की मांग की गई है और प्रोटेस्ट भी किया गया है। मनीष जी, ऐसी मांग क्यों? देखिए, जम्मू पिछले 77 सालों के जम्मू कश्मीर के इतिहास में जम्मू हमेशा नज़रअंदाज होता रहा है। जम्मू के साथ हमेशा भेदभाव होता रहा है। जम्मू को कभी अपना हक नहीं मिला। आज तक यही नारा लगता रहा 77 सालों में कि जम्मू से हिंदू मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का होगा, मगर नहीं कामयाबी मिली। उन जो पार्टियां नारा देती थी उन पार्टियों ने भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के बाद वो जम्मू के मुद्दों पर मूक दर्शक बन जाते हैं। जम्मू को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उसका भी अगर खामियाजा जम्मू कश्मीर से किसी ने भुगता है तो जम्मू के लोगों को सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ा है। जम्मू का व्यापार चौपट हुआ है। बाहरी लोगों के आने से जम्मू के जो है नौकरियों पर हमारा असर हुआ है। शिक्षा संस्थानों में हमारे बच्चों को प्रवेश नहीं मिल रहा। जम्मू का कहीं विकास नहीं दिखाई दे रहा। जम्मू के पर्यटक स्थलों की आज दुर्दशा है। तो जम्मू वैसे भी जो है जम्मू एक शांति प्रिय इलाका है। मौसम के हिसाब से भी जम्मू में सचिवालय का काम पूरा साल जो है वो जारी रह सकता है। तो इस समय विधानसभा का सत्र चल रहा है। हमारी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी से मांग है कि जम्मू को स्थायी कैपिटल बनाकर इस भेदभाव का, इस नज़रअंदाज रवैये का अंत किया जाए, ताकि जम्मू के लोग भी जो है वो अपने आप यहाँ पर विकास देख सकें, यहाँ पर पर्यटक यहाँ पर पहुँचे। लेकिन पहले ही उमर अब्दुल्ला ये साफ कर चुके हैं कि दरबार मूव को वापस जो है वो उसको शुरुआत की जाएगी। देखिए, मुझे लगता है कि दरबार मूव की अटकलों पर भी विराम लग जाएगा। अगर जम्मू को एक स्थायी राजधानी ही घोषित कर दिया जाए तो दरबार मूव की भी कोई ज़रूरत नहीं है। 12 के 12 महीने दरबार जम्मू में ही लगा करेगा और मुझे नहीं लगता इसमें कश्मीर में भी किसी तरह का नुकसान होगा, बल्कि सचिवालय का, प्रशासन का काम और ज़्यादा सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि जम्मू के अंदर काम करने में किसी तरह की मौसम की अड़चन भी आने वाली नहीं है। तो जम्मू को जो है वो स्थायी कैपिटल बनाया जाए और ये इस मांग को लेते हुए आज शिवसेना ठाकरे की तरफ से जम्मू में प्रोटेस्ट किया गया है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और सिक्योरिटी एजेंसियों के बारे में फारूक अब्दुल्ला के हालिया बयानात पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में शदीद एहतजाज किया। उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का पुतला जलाया। मुजाहिरीन ने कहा कि ऐसा लगता है कि फारूक अब्दुल्ला का बयान सिक्योरिटी फोर्सेस की शबीह को खराब करने और जम्मू कश्मीर में मुल्क दुश्मन ताकतों की हिमायत करने की कोशिश है। देखिए, लगातार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो देश विरोधी स्टेटमेंट जो लगातार दे जा रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी कल की एक स्टेटमेंट है कि आतंकवादियों को मारा नहीं जाना चाहिए, तो मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से, क्या उनकी आरती उतारनी चाहिए? जो हमारे सैनिकों को शहीद कर रहे हैं, लगातार हमारे निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, उन आतंकवादियों को मारा नहीं जाना चाहिए? इस प्रकार की स्टेटमेंट जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दे रहे हैं। और वो बड़े कद के नेता हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और बड़े पुराने लीडर हैं और यहाँ पर 2-3 बार वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, सांसद रहे हैं, केंद्र में जो है वो मंत्री रहे हैं, और वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके साथ ही उनकी जो है वो कहते हैं कि यहाँ पर जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां जो है वो कश्मीर में या जम्मू में हो रही हैं, वो सारी जो है वो केंद्र के माध्यम से एजेंसियां करवा रही हैं। अरे उनके इस बयान से तो ये साबित होता है कि वो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं कि पाकिस्तान का इसके अंदर कोई हाथ ही नहीं है, जबकि पूरी इंटेलिजेंस एजेंसियां, पूरा विश्व जानता है कि आतंकवाद की मशीन जो है वो पाकिस्तान है और लगातार भारत के अंदर आतंकवादियों को जो है वो प्रशिक्षित करके भेजा जा रहा है, वो पाकिस्तान से भेजा जा रहा है। पाकिस्तान की आर्मी जो है उनको कवरिंग फायर देकर उसको बॉर्डर क्रॉस कराती है और वो यहाँ पर हमारे सैनिकों के ऊपर हमले करते हैं, हमारे निर्दोष लोगों को पर हमले करते हैं। आपने देखा कि कल भी संडे मार्केट के वहां पर जो है श्रीनगर के अंदर एक ग्रेनेड अटैक किया गया। उनका निशाना तो जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी कि सीआरपीएफ थी, लेकिन वो बाजार में पड़ा जिसमें 12 से 15 लोग जो है वो घायल हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ।
पतंजलि का। जींद यौन शोषण मामले में महिला डीएसपी और महिला एसएचओ का तबादला, एसपी का साथ देने का आरोप, एडीजीपी ममता सिंह को सौंपी गई मामले की जांच। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 28 आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले, 10 जिलों के। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18। उधमपुर में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के नर्सिंग तलबा बेहतर सहूलियात की मांग के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। ये मुजाहरे सलमारी के इलाके में हाल ही में होने वाले एक बस हादसे से शुरू हुए, जिसमें 25 से ज्यादा तलबा जख्मी हुए। मुजाहरीन डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर जमा हुए और कॉलेज में नाकाफी नक्ल हमल, अहल असातिज़ा की कमी और नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अपने खदशात का इजहार किया। इन्होंने दावा किया कि पहले मेमोरेंडम देने के बावजूद इनके मुतालबात को नजरअंदाज किया गया है। तहसीलदार उधमपुर पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और मुजाहरीन से बात की। इसके बाद धर रोड को दोबारा खोला गया और ट्रैफिक को दोबारा शुरू किया गया। हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं है, जिसमें सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्ट। हमारे सीनियर जो है उनका एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 33 नर्सिंग स्टूडेंट्स थे, उनका एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ है क्योंकि हमें अपना ट्रांसपोर्ट नहीं है। हमें लोकल बसों में आना पड़ता है, जिसमें ओवरलोडिंग और ड्राइवर जो है वो रश ड्राइविंग भी करते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के अलावा हमारी और भी मांगे हैं कि हमें अपना बीएससी का स्टाफ नहीं है, हमें जीएनएम की टीचर्स पढ़ाते हैं। दूसरा, हमें कोई वहाँ पे एकोमोडेशन नहीं है, हमें कोई एकोमोडेशन नहीं है। हमें सिर्फ 3 क्लासरूम से उधर और 10 बैचेस है, लेस देन 5 और 6 हमारे टीचिंग स्टाफ है। बहुत सारी मांगे हमारी मांगे पूरी की जाए। और डोडा के खिलनी नाला में एक अलमनाक हादसा पेश आया। एक स्कॉर्पियो गाड़ी बेकाबू होकर नाले में जा गिरी। एक मुश्किल मोड़ पर ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा और गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। इसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही जा बहक हो गए। मुतासरीन की शनाख्त मुकेश कुमार और पवन कुमार वल्द मरहूम लाल चंद के तौर पर हुई है। दोनों सगे भाई थे। वो NHIDCL में काम कर रहे थे। अबाबिल टीम ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर मुतासरीन को बचाने के लिए फौरी कार्रवाई की, लेकिन बदकिस्मती से वो इसमें नाकाम रहे। बाद में मुतवफ़्फ़ी भाइयों को पोस्टमार्टम के लिए GMC डोडा भेजा गया। और सांबा में सफाई कारकुनों ने अपनी मांगों के हक में जोरदार मुजाहरा किया। मुजाहरे के दौरान सफाई कारकुनों ने इंतजामिया से अपील की कि तमाम डेली वेजर्स कारकुनों को जल्द अज जल्द मुस्तकिल किया जाए। उन्होंने अपनी दीगर तमाम मांगों की भी फौरी तकमील का मुतालबा किया। मुजाहरा करने वाले कारकुनों का कहना है कि वो तवील अरसे से आर्जी तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हें मुस्तकिल नौकरी नहीं दी जा रही है। कारकुनों का यह भी कहना है कि इनकी मेहनत के बावजूद इंतजामिया इनके जायज़ मांगों पर तवज्जो नहीं दे रही है। इन्होंने इंतबाह दिया है कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तो इनका मुजाहरा लामहदूद मुद्दत तक जारी रहेगा। हमारी डिमांड है डिलीवरी मुलाजमों की, जिनका 7 साल का पीरियड हो चुका है, उनको परमानेंट किया जाए। और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो 18, 19 साल के हो गए हैं, तो अभी तक उनका कोई भी मसला हल नहीं हुआ है। तो हमने सोचा था कि स्ट्राइक के बारे में 26 तारीख की स्ट्राइक रखी थी, लेकिन दिवाली के फेस्टिवल चलते हुए हमने स्ट्राइक को थोड़ा आगे ले लिया। तो हमने सोचा कि दिवाली ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद हम स्ट्राइक पे बैठेंगे। तो कल से कुछ कमेटियों में स्ट्राइक तो 4-5 दिन से पहले शुरू हो गई है, लेकिन हम कल से शुरू किया है। कल हमारा पहला दिन था, आज दूसरा दिन है स्ट्राइक का। तो हमारी यही डिमांड है कि डिलीवरी मुलाजिमों को जल्द से जल्द पक्का किया जाए, और जिनका 7 साल पूरा हो गया, और जो खाली पोस्टें हैं उनको फिलअप की जाए। और मेढर सब डिवीजन में LOC के करीब भारतीय फौज ने मकामी देही दिफाई गार्ड के अराकीन को अपने रेंज में फायरिंग का मश्क कराया। इस मश्क का मकसद ये था कि VDG के अराकीन किसी भी दहशतगर्दी की सरगर्मी या दरअंदाजी की सूरत में खुद दिफा और तैयारी से मुकाबला कर सकें। फौज के कौमी राइफल्स के ताउन से मुनक़िद होने वाली इस तरबियत में 50 से ज़्यादा VDG अराकीन ने हिस्सा लिया। आज जो है आर्मी का एक हमें मैसेज आया था, तो आज हमें जो है फायरिंग के लिए बुलवाया हुआ था यहाँ पर। तो आज हम फायरिंग करने के लिए आए हुए थे। आज हमसे फायर करवाई गई यहाँ से, और बहुत हम जो है सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि पहले हमारे पास 303 थी, ऑटोमेटिक वेपन नहीं थे, लेकिन आज हमारे पास ऑटोमेटिक वेपन आ चुके हैं। और हम जो है देश के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। और आर्मी के हम 7
जो है दिन रात साथ काम करते हैं। हमें ये है कि हमें सरकार से यही पहले 3 गन्ने दी गई थी, अभी सरकार ने हमें SLR दी गई है, सेल्फ लोडिंग राइफल। अभी उससे हम फायरिंग भी करते हैं और अपनी ड्यूटी भी देते हैं। हफ्ते में या महीने भर में हमारा फायर चलता है और साथ में वेपन हैंडलिंग दिया जाता है। और इसमें कुछ बंदे एक्स सर्विसमैन हैं और कुछ बंदे BDC के पहले और कुछ नए बंदे हैं, इसलिए उनको ट्रेंड किया जाए ताकि अपने इलाके में कल कोई हरकत हो और उससे नकल एजेंसी को नज़रों में रखते हुए और अपने किसी गलत आदमी पर फायर ना हो, ताकि उस पर कर फायर करके उसको बर्बाद किया जाए और अपने फौज और अपनी नज़दीकी पुलिस को आगाह किया जाए। और पुंछ जिले के सरहदी इलाके में भारतीय फौज ने मकामी देही दिफाई गार्ड के अराकीन को नए सेल्फ लोडिंग राइफल्स हथियारों की तरबियत दी। हाल ही में हुकूमत ने हिफाजती इक़दाम को मजबूत करने के लिए VDG अराकीन को SLR हथियार फराहम किए हैं ताकि वो दहशतगर्दी की सरगर्मियों का मुकाबला कर सके। पहले VDG अराकीन के पास 303 राइफलें थी, लेकिन हालिया दिनों में जम्मू सूबे में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे होने की वजह से हुकूमत ने इन्हें खुदकार हथियार फराहम करने का फैसला किया है। भारतीय फौज के एहलकारों और जवानों ने VDG अराकीन को SLR को लोड और ऑपरेट करने की ट्रेनिंग फराहम करने के साथ साथ दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए मौसर तरीके भी सिखाए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। जींद यौन शोषण मामले में महिला DSP और महिला SHO का तबादला, SP का साथ देने का आरोप, ADGP ममता सिंह को सौंपी गई मामले की जांच। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 28 IAS अधिकारियों के हुए तबादले, 10 जिलों के DC भी बदले गए। महेंद्रगढ़ में अटेली आ रही रोडवेज बस के कंडक्टर ने नहीं काटे टिकट, नशे में था कंडक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। श्रीनगर में बीजेपी विधायक दल की बैठक में सुनील शर्मा चुने गए नेता, प्रतिपक्ष नरेंद्र सिंह बने विपक्ष के उपनेता। जम्मू कश्मीर के डोडा में सड़क हादसा, नाले में गिरी तेज रफ्तार कार, 2 बाइक, 2 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के लाहौल में बढ़ी सर्दी, ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में गिरावट, नदी नालों का पानी ठंड से जमना शुरू। कुल्लू में भी बढ़ी ठंड, ढालपुर मार्केट में गर्म कपड़ों की खरीदारी करने उमड़ रहे लोग। हिमाचल की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग 15 नवंबर से होगी शुरू, कार्यक्रम में 32 टीमें लेंगी हिस्सा, विजेता को मिलेंगे 21 लाख रुपए। हिमाचल की बेटी वंशिका गोस्वामी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, ज्वालामुखी की रहने वाली वंशिका की कामयाबी पर परिवार में जश्न, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दी बधाई। दिल्ली में फिर हुई हत्याएं, खजूरी खास में सीने और सिर में गोली मारकर की रिश्तेदार की हत्या, कल्याणपुरी में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज, मैं हूं विशाल। मुख्तलिफ रियासतों से आए सयाह कान्हामा मागाम में मरकजी सरकार की तरफ से बनाए गए क्राफ्ट टूरिज्म विलेज का दौरा कर रहे हैं। ये सयाह सदियों पुरानी दस्तकारी, कानी, शाल और दस्तकारों के हुनर को देखकर काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ब्यूरो डॉक्टर एनहास कृष्णकांत की सरबराही में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों का एक वफ्द भी कान्हामा पहुंचा। इन्होंने यहां मरकजी सरकार के मुख्तलिफ इक़दाम का जायज़ा लिया। सयाह कानी शाल की खरीदारी भी कर रहे हैं, इससे इस सनत को मज़ीद फ़रोग़ भी हासिल होगा। कानी शाल दुनिया में मशहूर है कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स का, तो आज आप यहाँ आए हैं, आपने पहली दफ़ा इस चीज़ को देखा है, इस कानी शाल को देखा है, पश्मीना को देखा है, क्या फीलिंग है, क्या आपके तासुरात हैं? कानी शाल को तो हमने देखा है इससे पहले, लेकिन इस तरह से जो इसकी जो बुनाई यहाँ हो रही है, इसका जो काम हो रहा है, वो मैं समझता हूँ वो देखने का पहली बार मौका मिला है। और अच्छी बात है कि इसके साथ मैंने अभी पता किया तो बताया गया कि 300 फ़नकार इसके साथ जुड़े हुए हैं और मुल्क के जो मुख्तलिफ़ हिस्सों में अलग अलग इस तरह की चीज़ें बन रही हैं, उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। ये मेहनत को क्या है पहचानने वाले कम है दुनिया में, इसका जो क्वालिटी है और लोगों की इतना कारीगर का क्वालिटी समझने वाले बहुत कम है। उनको क्या है कोई सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रहा है। ये अपन जो भी काम कर रहे हैं अपना कंधों के ऊपर अपने दिमाग के साथ
ये लोग अपना इसको इस शालों को बना रहे हैं। और सब जिला त्राल में कई साल कबल सरकार ने 4 इलाकों को सियाहती नक्शे पर लाने का फैसला किया था। शिकारगाह त्राल में केबल कॉरपोरेशन ने लाखों रुपए खर्च करके सयाहों के लिए हट्स तामीर की और इनमें तमाम सहूलियात दस्तयाब रखी गई थी। ताहम अभी तक ये हट्स किसी भी महकमे को सौंपी नहीं गई है। इसकी वजह से ये तामीर होने के बाद ही खस्ता हाल होने लगी हैं। महकमा ने इन हट्स की देखभाल के लिए कोई चौकीदार तैनात नहीं किया। अब ये जंगली जानवरों और कुत्तों के लिए आमाइशगाह बन गई है। वाले से हम ये कहेंगे कि ये तो बनाया गया या हम बड़े खुश थे। हमने सोचा कि यहाँ कुछ विजिटर आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, तो उन्होंने बनाकर छोड़ दिया ऐसे ही। इसमें भालू होते हैं रात को, कुत्ते होते हैं रात को, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। ये फ़ायदेमंद चीज़ अगर बनी थी, इसमें कुछ ना कुछ बनना चाहिए था। तैयार करना ये ना तैयार है बिल्कुल। ना कोई पानी है इसमें, ना कोई बिजली का इंतज़ाम है इसमें, ना कोई बैठने की जगह है, ना कोई यहाँ चौकीदार है। ऐसे पड़े हैं, जंगल में पड़े हैं, ऐसे हट बना के करोड़ों रुपये इस पर खर्च किया गया, मगर फ़ायदा क्या है? दरवाजे खुले हैं, खिड़कियाँ खुली है, तो कोई पूछताछ वाला है नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। नुकसान हो रहा है बहुत। यहाँ फ़ायदा क्या है? या तो यहाँ कुछ बनना चाहिए था, चौकीदार लगना चाहिए था, कुछ इसको मेंटेन करना था, तो भी कुछ ना कुछ काम मतलब हो जाता, आने जाने के काबिल हो जाता है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, रोड नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। उस वक्त बोला जी हम रोड बनाएंगे, इसको पता नहीं क्या क्या करेंगे, मगर बाद में कुछ नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। ये गांव है हमारा, ये भी बच जाएंगे। यहाँ के ये लोग जो है, यहाँ के नौजवान हैं इतने, बेरोज़गारी दूर हो जाएगी, काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा यहाँ। अब आपकी क्या अपील है सरकार से? हम सरकार से कहते हैं कि इसको ठीक करो, ये मेंटेन करो, इसको इस्तेमाल में लाओ। इसको अगर बनाया, अगर करोड़ों में आपने पैसा खर्च किया, मगर कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। और मीरवाइज मंजिल लावेपुरा श्रीनगर में मीरवाइज शुमाली कश्मीर और चेयरमैन मुस्लिम मुत्तहिदा महाज जम्मू कश्मीर मौलाना परे हसन अफजल फिरदौसी की सदारत में एक तकरीब मुनक़िद हुई। इत्तेहाद मिल्लत और इस्लाह माशरा में उलमा की जिम्मेदारी के उन्वान पर इस तकरीब का इनेकाद किया गया था। मीरवाइज कश्मीर मोहम्मद उमर फारूक की आमद मुतवक्की थी, मगर कुछ वजूहात की बिना पर वो शरीक नहीं हो सके। मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने भी इस तकरीब से खिताब किया। सैयद अहमद सैयद नक्शबंदी, आगा सैयद मुज्तबा अल मौसूबी असफ़वी, मुफ्ती मुदस्सर अहमद कादरी, मुफ्ती एजाज अल हसन हांडे, मास्टर मोहम्मद अकबर मलिक, सैयद जावेद अब्बास रिजवी, मौलाना अब्दुल खालिक डार, सब्जार अहमद डार और सालुसा करेरी के गुलाम मोहम्मद लोन ने भी तकरीब में हिस्सा लिया। गाजी जहांगीर अहमद लोन ने मौजू पर रोशनी डाली। शुरका ने ऐसी मजलिसों को वक्त की अहम तरीन ज़रूरत करार दिया। इस दौर में क्या करना चाहिए और किस तरह मिल्लत में, उम्मत में इत्तेहाद की रूह को परवां चढ़ाना चाहिए, और ये जो इंतशारी और इफ्तरा की कोशिशें हो रही है, इनका सद्दबाब कैसे किया जाना चाहिए, और किस तरह से हम अपने माशरे की इस्लाह के लिए कोशिशें कर सकते हैं। इस हवाले से जितने भी मुकर्रीन और मदऊईन वहाँ पर थे, सभी ने इस पर इत्तेफाक किया कि इस पर जितनी जिम्मेदारियाँ उलमा पर है कि वो किस तरह माशरे में अपने असर रसूख का इस्तेमाल करके बेहतरी की तरफ माशरे की रहनुमाई फरमाएंगे, उस तरह की जिम्मेदारी और किसी पर नहीं। और जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने वहीद पन्ना की क़रारदाद को PDP और BJP का मुश्तरका तौर पर रचाया हुआ ड्रामा करार दिया। न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि NC जम्मू कश्मीर के लोगों की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि रियासत की बहाली अव्वलीन तरजीह होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जम्मू कश्मीर के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री सुरेंद्र चौधरी साहब। खैर मकदम है आपका सर। जिस तरह से आज देखा गया कि सदन का पहला दिन, और हालांकि ये तवक्का की जा रही थी कि पुरअमन गुजरेगा, लेकिन बीच में कुछ जो है ऑब्जेक्शंस भी रेज़ हुई, बीच में कुछ चिमगोइयाँ भी हुई, कुछ क्यास भी हुआ। तो ओवरऑल किस तरह से देखते हैं आप पहले दिन को? देखिए, हाउस है, उम्मीद तो हमें नहीं थी कि ऐसी चीज़ें होंगी, बट सियासत है। जो भी इस हाउस में आया वो सियासत करने आया। उन्होंने अपनी जगह सियासत करने की कोशिश की, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था वो सियासत करने का। आज वो अब दिन नहीं था, लेकिन चलो उन्होंने की, उनको मुबारक। लेकिन उम्मीद करेंगे कि
जब भी कोई बात इस हाउस में होगी तो लोगों के काम की, लोगों के हित की बात होगी और लोगों के लिए होगी, क्योंकि अल्टीमेट लोगों ने हम सबको जिता के भेजा है और लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशंस हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। और ख़ासकर हमारे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने साफ कहा है कि जो हमें लोगों ने जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा है और जो एक्सपेक्टेशंस लोगों के हमारे साथ जुड़ी हैं, हम उन एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरने की, उनके विश्वास पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और हमें भी उम्मीद है कि हम उनका विश्वास जो है हम तोड़ेंगे नहीं। जहाँ तक पीडीपी का ऑनरेबल एमएलए साहब हैं, जब वो बोले तो उन्होंने रेजोल्यूशन ही बोला, तो उसके साथ साथ ही बीजेपी का एक ऑनरेबल मेंबर उठ गए वहाँ पे बोलना शुरू। किसी को समझ लगी वो बोलना क्या चाहता है। इसका मतलब बीजेपी की 2014 में भी बीजेपी और पीटीपी की सांठगांठ थी और आज भी जब इन्होंने ये दो वहाँ ड्रामा किया वो सांठगांठ ही लग रही है। इसका मतलब बीजेपी और पीटीपी दोनों आज भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो कश्मीर में कर रहे हैं, वो जम्मू में कर रहे हैं, लेकिन अगर जो एक्शन आज अगर आप वाच करें, क्या आपने सुना था कि वाहिद परा साहब क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, अभी उसने बोला ही कुछ नहीं, रेजोल्यूशन का नाम ही लिया तो उठ के खड़े हो गए। कम से कम एक लाइन पढ़ते, फिर हम भी समझते बोल क्या रहे हैं। तो लिहाजा ये एक ड्रामा था और उस ड्रामे में दोनों आज बीजेपी भी फेल हो गई और पीडीपी भी फेल हो गई। उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब ने हमेशा अपनी पार्टी मीटिंग्स में भी कहा और जब हमारी सरकार बढ़ी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया कि हमें स्टेट चाहिए। तो सबसे पहले स्टेट की ज़रूरत है। जब स्टेट आएगी तो बाकी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी, क्योंकि हमारी कमिटमेंट है कि बाहर के लोगों को हम ना ज़मीनें अपनी जम्मू कश्मीर की लेने देंगे और ना ही हमारे रोज़गार पे, जो हमारे बच्चों का रोज़गार है उसके ऊपर बाहर के लोगों का हमारे बच्चों के रोज़गार पर कोई हक है और ना वो हक हम होने देंगे, ना हक है उनको। तो और नेशन कॉन्फ्रेंस वो जमात है जो हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रही, एक अमन और शांति जम्मू कश्मीर में चाहते हैं, इस देश में चाहते हैं। तो नेशन कॉन्फ्रेंस ने हमेशा कोशिश भी की और उसमें कामयाब रही। और अगर पिछला इतिहास देखें, माजी में जाएँ अगर नेशन कॉन्फ्रेंस में, तो अगर चाहे रोज़गार हो, चाहे तामीर और तरक्की हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, कि टूरिज़म हो, हर चीज़, चाहे अमन और शांति की बात हो, तो नेशन कॉन्फ्रेंस के दौर में ही चीज़ें हुई हैं। लेकिन जब से नेशन कॉन्फ्रेंस बाहर है उसके बाद जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब हुए। तो लिहाजा अब हमारी भी ये कोशिश रहेगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एक सेट आप कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं चाहे बाहर हैं, जिनके दिमाग में ये बात हजम ही नहीं हो रही कि भाई यहाँ एक लोगों की चुनी हुई सरकार आई है। क्योंकि हमारी प्रायोरिटी सबसे बड़ी है बेरोजगार बच्चों के रोज़गार के लिए, तामीर और तरक्की के लिए, हॉस्पिटल और स्कूलों के लिए। आपने देखा होगा कैसे हमने कैलेंडर स्कूलों का चेंज किया ये पहली कैबिनेट मीटिंग में। तो लिहाजा आप समझ सकते हैं कि हम ये लोग जल्दबाजी में हैं। हम समझते हैं कि हम गवर्नमेंट में हैं, टाइम तो लगेगा, क्योंकि लोगों ने हमें 1 साल का या 6 महीने का मैंडेट नहीं दिया, उन्होंने 5 साल का दिया। यकीनी तौर पर रातों रात ये नहीं हो सकते ये फैसले। तो जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी एजेंडा जो है वो 370 पे रहा है, लेकिन जिस तरह से आज पीडीपी एमएलए ने ये उबारा, तो आपको नहीं लगता कि एनकैश करने की कोशिश? मैंने कहा ना, ये ड्रामा आप पीडीपी को खाली क्यों कर रहे हैं? ये दोनों बीजेपी और पीडीपी का ड्रामा वहाँ सेट था। मैंने अब जब आप कहा कि वो अभी बोला ही कुछ नहीं और वहाँ से दूसरा उठ गया, ये ड्रामा था और ड्रामे में नाकामयाब हो गए। लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं सरकार से, तो ऐसे में क्या लोगों के लिए मैसेज रहेगा? मैंने कहा ना, डिप्टी सीएम चेयर से स्ट्रेट नहीं, मैंने कहा लोगों को हम पे भरोसा रखना चाहिए। जिस भरोसे और विश्वास के साथ उन्होंने हमें भेजा है, ये वादा रहा उनसे, लोगों ने जिस भरोसे के साथ हम लोगों को भेजा है, हमारे लीडर को भेजा है, उस भरोसे को हम कभी टूटने नहीं देंगे। सिर्फ हमें टाइम चाहिए, क्योंकि मैंने बड़ी जगह कहा कि ये एक गैप है 10 साल का। ये इतना बड़ा गैप आम आदमी और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में आ गया है कि इसको हम कहें रातों रात एक डंडा घुमाएंगे तो भर जाएगा, नहीं भरेगा, इसमें टाइम लगेगा। और पुलवामा में पुलिस की जानिब से तालिबात के लिए मुनक्किद किया गया पुलिस मार्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का इख्तिताम पजीर हुआ है। शहीद पुलिस एहलकारों की याद में मुनक्किद किए गए इस टूर्नामेंट में जिला पुलवामा के 32 स्कूलों की तालिबात ने शिरकत की। फाइनल में गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की तालिबात ने एजाज़ अपने नाम किया। एसएसपी पुलवामा पीडी नित्या ने फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम करते हुए कहा कि वो शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करते हुए ऐसे मुकाबलों के जरिए लड़कियों को खेलकूद की तरफ राग़िब करना चाहते हैं और इन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करना है। जब स्टूडेंट एज में होते हैं तो खेल कूद जो है बहुत अहम पार्ट होता है। मेरा मैसेज यही रहेगा कि कभी भी कोई गेम्स खेलना छोड़ना नहीं, चाहे वो कोई भी हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, क्रिकेट हो या फिर बास्केटबॉल हो, जैसा भी जो भी वो गेम खेलना चाहे। तो जो फिज़िकल फिटनेस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और वो बचपन से जितना ज़्यादा हम इस चीज़ को एनकरेज करेंगे उतना अच्छा डेवलप बॉडी माइंड तो होगा
और जो अच्छे बच्चे इसमें खेलते हैं उनको हम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल्स उसके लिए भी हम खिला सकते हैं। और कंजर के कारहामा में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की कायम करता हाईटेक पॉलीग्रीन में मुख्तलिफ सब्जियों की पनेरी उगाई जा रही है। किसान इस हाईटेक पॉलीग्रीन से हाइब्रिड पनेरी माकूल कीमतों में हासिल कर रहे हैं। किसानों ने सरकार की तरफ से कायम करता इस पॉलीग्रीन पर खुशी का इजहार किया है। यहाँ पे है हमारे पास है आज यहाँ ऑनियन सीडलिंग्स, प्याज की जो पनेरी है आज वही हम उगा रहे हैं इधर। तो बहुत सारे लोगों ने ली भी है, इसमें बहुत यील्ड भी है, अच्छा आता है, प्रोडक्शन अच्छी आती है। ये लगा है इधर तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ से इसका फ़ायदा उठाया है और बहुत सारे ये सीडलिंग्स हमें तैयार हो रही है इधर मार्च फरवरी से लेके हमें आज तक। आज तो यहाँ ये पनेरी का ये ऑनियन सीडलिंग हो रही है तैयार, तो बहुत प्रोडक्शन है इसमें। किसानों को कम कीमत, किसानों में ये बहुत ये सब्सिडी पे दी जाती है, बहुत कम कीमत पे दी जाती है ये। और पद्मश्री फैसल अली की जानिब से कायम की गई बांडीपोरा यूथ फेडरेशन ने कलोसा के ऑडिटोरियम में अमन, हमाहंगी और तरक्की के मौजू पर एक प्रोग्राम मुनक़िद किया। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा मंजूर अहमद कादरी मेहमान खुसूसी थे। स्कूली बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मौजू के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। बांडीपोरा यूथ फेडरेशन इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपोरा ने जो हमें एक इनिशिएट यहाँ पर किया आज पीस, हार्मनी एंड डेवलपमेंट के ख्याल से एक डायलॉग हमने रखा यहाँ पर, जिसमें ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के डिफरेंट एरिया से जो यूथ और स्कूली बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और मकसद यही था कि हम पीस पे, हार्मनी पे और डेवलपमेंट पे बच्चों को जो एक वो जिम्मेदारी होती है, एहसास होता है, उस पर हम उनको अवेयरनेस दें। और आज के जो सोशल इवल्स के अगेंस्ट जो हमारे बच्चे हैं वो भी इसके अगेंस्ट काम करें, ताकि हम अपने इलाके को, अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी के बीच अवेयरनेस के साथ साथ हम अपने देश के साथ आगे बढ़ सकते हैं। पीस, हार्मनी एंड डेवलपमेंट, तो इसमें मैक्सिमम जो जवान बच्चे और बच्चियां शामिल थे। तो ये एक अवेयरनेस जनरेशन का प्रोग्राम है ताकि हम नई जनरेशन में अमन का और हार्मनी और डेवलपमेंट के हवाले से कुछ इनिशिएटिव्स को उजागर करें, ताकि जो यहाँ पर स्पेशली ड्रग्स की जो लानत यहाँ पर हुई है, वो हमारे जवान जिसमें मुब्तला हो गए हैं, तो उससे निजात हासिल की जाए और जवानों को, बच्चों को, बच्चियों को अमन और तरक्की के रास्ते पर गामजद किया जाए। और नवरात्र के बाद भी माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए अकीदतमंदों का सैलाब उमड़ रहा है। खुशगवार मौसम के दरमियान मुल्क के कोने कोने से भक्त माता रानी के कदमों में हाजिरी देने पहुंच रहे हैं। रोजाना हजारों अकीदतमंदों का आना जाना जारी है। हालांकि जारी साल के गुज़िश्ता 10 माह में जम्मू कश्मीर में कई दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए, इसके बावजूद अकीदतमंदों का जोश बरकरार है। अकीदतमंदों ने कहा है कि माता वैष्णो देवी के दरबार में नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए ताकि वो मुल्क की सकाफत और यहाँ के माहौल को देख सकें। कुछ श्रद्धालुओं का कहना है कि भवन में बैतुल खला की सहूलत को बढ़ाया जाना चाहिए। मैं जो है सबको, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, अचानक ही हमारा प्रोग्राम बना। पर माता रानी कहते हैं ना, किसी को अचानक बुलाती है तो वाकई वो अचानक बुलाती है, वो चिट्ठियाँ डालती है। ये बात तो हमारे लिए बिल्कुल सच हो गई कि अचानक बैठे बैठे प्रोग्राम बना और माता रानी ने हम सबको बुलाया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से हम लोगों ने पैदल गए, पैदल आए। हर बार जब भी दरबार आते हैं हम लोगों को कुछ ना कुछ नया मिलता है और बहुत अच्छे से हमारे सबके दर्शन हुए। हम लोगों को बहुत मजा आया और मुझे ये लगता है कि हर एक इंसान को वैष्णो देवी का एक चक्कर साल में आना ही चाहिए। जैसे हम लोग बार बार अलग अलग जगह घूमने जाते हैं, तो वैष्णो देवी जरूर आई। यहाँ पे माता रानी ने हमें अचानक ही बुलाया है। हमारी टिकट भी कंफर्म नहीं थी और हम विदाउट कंफर्म टिकट में हम आए हैं, पर हमें बहुत अच्छी यात्रा हुई है और सब कुछ बहुत ही अच्छा था। पहले भी आए हैं, बहुत बार आए हैं, पर इस बार हम बहुत सालों बाद आए हैं, पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं। मुझे 37 साल हो गए हैं वैष्णो देवी में आते हुए और माता रानी हर साल बुलाती है और साल में कभी कभी 2-3 बार भी बुला लेती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हर साल सबको जरूर आना चाहिए और माता रानी के जयकारे लगाते हुए दर्शन करने जाना चाहिए। और लद्दाख खिते ने 19वें ग्यालस्रास बेक्योला रिंपोचे लोब्जिंग थॉप्स्टिन चंगनोर के 21वीं बरसी याद की। इस मौके पर LAHDC लेह ने मरहूम 19वें ग्यालस्रास बेक्योला रिंपोचे को उनके मुजस्मे पर खिराज अकीदत पेश किया, जहां रिवायती शाल खटिक पेश की गई। किशोक बेक्योला रिंपोचे को एक अजीम बसीरत रखने वाले रहनुमा और लद्दाख के रियासतदान के तौर पर जाना जाता है। दरहकीकत इन्हें जदीद लद्दाख के मेमार के तौर पर भी
बयान किया गया है। न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए हिल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी ग्यालसन ने लद्दाख के समाजी, इक़्तिसादी और सियासी तरक्की में बिक्योला रिनपोचे के किरदार और लद्दाख के लिए यूटी हैसियत के हसूल की जद्दोजहद के बारे में बात की। ये तकरीब LHDC लेह के चेयरमैन एडवोकेट ताशी ग्यालसन, नायब चेयरमैन सेरेंग अंगचुक, एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी नामग्याल यागजी, एग्जीक्यूटिव काउंसलर गुलाम मेहदी शूर और अपोजिशन के रहनुमा सेरेंग नामग्याल, काउंसलर्स और लेह काउंसिल सेक्रेटरीट के अहदेदारों की मौजूदगी में मुनक्किद हुई। हिल काउंसिल देखा तेरे स्पेशक्स गल्सस बगुला रिम्बोचे स्कुंदुनी डेथ एनिवर्सरी तेने दिरिंगता इकायang स्टीन नंगइनो तेनिंगता लद्दाख से मेस्पोजुआतन तेने देम्बारंग तेने गल्सस बगुला रिम्बोचे स्कुंदुनी कंट्रीब्यूशन लद्दाख से पिया चामशिक जाते उतर कनबो तेने त्योसुंग जेचेस मेदानो दिरिंग लद्दाख से आइडेंटिटी खुते तेने दिरिंगता चंगमा गोवा दुलतना गोवा लेबतना तेने ते चंगमा nge samarak तेने गल्सस बगुला रिम्बोचे स्कुंदुनी तुजे कतिन लाइनो तेने खोना तेने ngata modern architecture no ngata juano तेने एजुकेशन ने थोक कोने तेने कोने चामशिक चगलास लद्दाख से पिया जात जरकन बोतने चंगमा केन पानो। और शोपिया ट्रक यूनियन की ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने एक मकामी यूट्यूबर के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजों ने इल्जाम लगाया कि इन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ की तस्दीक किए बगैर इनके खिलाफ वीडियो अपलोड की है। इन्होंने कहा कि वो पुलिस से FIR दर्ज करने और इसको ऐसा करने से रोकने की अपील करते हैं। बाद में पुलिस आई और इन्हें यकीन दिलाया कि वो इस मामले को देखेंगे। और SP साहब, SHO साहब, DSP साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ये जो मामलात है, हमारी ये जो मुतालबात है, इनको यहाँ पे सुनिए और हम इज्जत से यहाँ पे रोटी कमाने के लिए बैठे हैं। हमें हो गए 20-25 साल यहाँ पे काम करते हुए। आज तक कोई भी ड्राइवर, कोई भी लेबर, कोई भी व्यापारी कि अगर किसी भी एक पैसे की शिकायत होगी तो हम अपना ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे। हमारे शोपियान डिस्ट्रिक्ट में तो लाखों ट्रेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रही बात ये ट्रांसपोर्ट वाले की, आज तो हमारी इज्जत उछाल रहा है वो, कल तो दूसरी की इज्जत भी उछाल लेगा। और सेरिकल्चर डिपार्टमेंट सोनावारी ने अपने इंटीग्रेटेड सेरिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत क्रम कृषि से वाबस्ता किसानों के लिए 3 रोज़ा महारत के प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये प्रोग्राम सिल्क समग्रा होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। सिल्क समग्रा, जिसका मकसद मकामी किसानों को रेशम के पैदावार में बाख्तियार बनाना और इस सनत को मजीद तरक्की देना है, ताकि बेहतर पैदावार के साथ साथ किसानों की आमदनी में भी इजाफा हो। थर्ड बियर डिस्कशन हो रहा है इन फ्रेंडली एटमॉस्फेयर विद द फार्मर्स, कोकून प्रोड्यूसर जो यहाँ डिफरेंट एरियाज से आए हैं, अजस से आए हैं, बाजीपोरा से आए हैं, नावगाम से आए, अंदरकोट से आए हैं, हाजिन से आए हैं। तो उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि डिजीज़ मैनेजमेंट और ये जो है कोकून रेयरिंग में या स्लिकवर्म रेयरिंग में कहाँ पे कोताही हो रही है, जिससे फार्मर्स को नुकसान का सामना करना पड़ा। तो इसमें हमारा डिस्कशन अभी तक हो रहा है, लेक्चर्स भी हो रहे हैं। तो फार्मर्स भी अपने जो बता रहे हैं जहाँ जहाँ उनको प्रॉब्लम्स आती है, कहाँ उनके कीड़े मर रहे हैं या कीड़ों की बीमारी हो जाती है, तो डिजीज़ मैनेजमेंट में के दौरान हम उनका साथ डिस्कशन कर रहे हैं। तो होपफुली इन प्रोग्राम्स का मकसद ही यही है कि फार्मर का स्किल अपग्रेड किया जाए। और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 14वीं बटालियन ने डारू मदोरा शोपिया में एक तिब्बी कैंप का इनेकाद किया, यानी मेडिकल कैंप का, जहां सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। ये मुफ्त तिब्बी कैंप 14वीं बटालियन की कमांडेंट BK झा की क़यादत में असिस्टेंट कमांडेंट सत्येंद्र सिंह और दीगर मकामी अफराद के ताउन से मुनक़्क़िद किया गया। मुख्तलिफ उम्र के सैकड़ों लोगों ने इस कैंप में शिरकत की, जहां इन्हें CRPF और शहरी इंतजामिया के बेहतरीन डॉक्टरों की खिदमत फराहम की गई। कमांडेंट झा ने कहा कि वो लोगों के चेहरों पर खुशी देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो खुश हैं तो हम भी खुश हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने दूर दराज इलाकों में ऐसे तिब्बी कैंप लगाए हैं जहां मेडिकल फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं, और ये कैंप ज़िला भर में जारी रहेंगे। इन्होंने नौजवानों के लिए खेलों जैसी सरगर्मियों के मंसूबों का भी जिक्र किया। मकामी अफराद ने इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा है कि वो CRPF के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इस दूर दराज इलाके में मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया।
जैसा पिछले साल से लगातार आप देख रहे होंगे 14 बटालियन सीआरपीएफ इस प्रकार के लगातार कार्यक्रम कर रही है, जिसमें मेडिकल कैंप्स है। इसके अलावा हमने बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग दी है, गेम्स और स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट किए हैं। तो उसी की कड़ी में आज यहाँ धर्मडूरा में आप देख रहे हैं कि एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के डॉक्टर भी हैं, सिविल डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, उनको बुलाया है हमने और मुफ्त में दवाई और उनकी चिकित्सा जाँच यहाँ कर रहे हैं। आम जनता से जुड़ने का, उनके बीच उनकी सुख दुख में साथ देने का ये हमारा पहले से ही प्रण है और आगे भी हम इसको करते रहें। 14 BN CRPF की तरफ से सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज पहली बार इस गांव में, हमारे इलाके में, हमारे गांव में दारमदुरा में ये पहली बार हुआ है, ये कैंप पहली बार मुनक़्क़द किया गया है। तो मुझे लगता है कि यही है असल तरीका यही है कि लोगों के साथ जुड़ना, लोगों को अपने पास लाने का यही बहुत अच्छा तरीका है। तो मैं इसके हवाले अपने गांव वाले से या बासुंदगानी दारमदुरा से या पूरे इलाके को गुजारिश करना चाहता हूँ कि जैसे कि हम कहीं और जाते हैं कि डॉक्टर साहिबान के पास, वहाँ पे हमें 1500, 800, 1000 फीस देना पड़ता है। और राजौरी में ACB की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। सेमिनार में तकरीबन 200 तलबा, तदरीसी अमले और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। बदउनवानी को लेकर आगाही के तमाम पहलुओं पर तफसीली गौर ख़ौज़ किया गया। इस दौरान ACB के अफसरान और शुरका ने अपने नुक्ता नज़र का तबादला किया। इस दौरान तमाम शुरका की हौसला अफजाई की गई और इन्हें बदउनवानी के खिलाफ लड़ाई में आगे आने की नसीहत की गई। इस प्रोग्राम में DC राजौरी, SSP राजौरी और SSPA से ACB ने भी शिरकत की। है कि जो डिपार्टमेंट जो करप्शन चल रही है वो कैसे है, उसके कारण क्या हैं और उसको कैसे रोका जा सकता है और इसको कैसे कौन कौन लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, भागीदारी दिखा सकते हैं कि करप्शन को रोकें। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।